कोरोना काल के वो खौफनाक मंजर आपको याद होंगे जब अपने अपनों की लाशों के पास जाने से डर रहे थे। ऐसे में इस देश में कई हाथ सामने आए जिन्होंने उन लाशों को सम्मान देकर अंतिम संस्कार किया। उनमें से मुंबई में एक हैं इकबाल ममदानी। कोविड काल में उन्होंने कोरोना की बॉडीज़ का अंतिम संस्कार किया और अब तक वो लावारिस लाशों को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में, इकबाल साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी अगर ऊपर वाले ने लिखी है ना, तो मौत खुद उसकी हिफाजत करती है कि मरना नहीं चाहिए। और ज़िंदगी और मौत की जंग में आपने देखा होगा या कि हमेशा जीत जो है वो मौत की ही होती है। शायद कोई व्यक्ति ऐसा देखा ही नहीं। कोरोना काल में हमारे लिए एक चीज़ थी कि या तो हम कोरोना काल से जो संकट पूरी दुनिया में, हमारे देश में और ख़ास करके जो हमारे राज्य पे था, उसका हम सामना करते, अपने साथ अपने लोगों की ज़िंदगी बचाते और उसका मुकाबला करते। ये हमारे लिए ज़रूरी था। मुद्दा ऐसा होने लगा कि डर का इतना माहौल हो गया था, ख़ास करके कि लोग अपनों को पहचानने के लिए, अपनों से मिलने के लिए राज़ी नहीं थे। ऐसे हालात के अंदर हमने देखा कि लगातार जो लोगों की मौत हो रही है उसके अंदर कोई आगे आने को तैयार नहीं है। मलाड मालवनी के अंदर जब पहली बॉडी हुई और जो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर पास किया था, जीआर निकाला था कि जो भी मौत होगी उसका क्रीमेशन किया जाएगा, तो पहली मुस्लिम बॉडी मुझे याद है कि मालवनी के अंदर हुई थी, एक टैक्सी ड्राइवर की। वहाँ से ये काम शुरू हुआ जब उसको क्रीमेट किया गया, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने काफ़ी नाराज़गी ज़ाहिर की कि पूरी दुनिया के अंदर जो है बरियल होता है, उसे दफनाया जाता है, इंडिया में क्यों नहीं। ये चीज़ें सरकार को, महानगर पालिका को समझ आई। उन्होंने फ़ौरन जो है वो अपना जो नोटिफिकेशन था, जो जीआर था, उसे रिटर्न लिया और परमिशन दे दी बरियल की। शुरुआत में मुंबई में 7 ऐसे कब्रिस्तान थे जिसमें परमिशन दी गई थी, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों थे। लेकिन मुद्दा ये था कि काम करेगा कौन। कुछ दोस्त जो है हमारे, उन्होंने सोचा कि नहीं, बाहर आके काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात है, एक तो कोविड से लोग परेशान हैं और अगर बॉडीज़ जमा होनी शुरू हो गई और उसको अगर कोई नहीं दफनाएगा, उससे जो महामारी फैलेगी वो डबल अटैक होगा। उन सारी ही चीज़ों को लेकर के ये तय किया गया कि काम करना शुरू करें। शुरुआत में जब मुझे याद है कि हमने कुछ दोस्तों ने जब ये काम शुरू किया, तो इस तरह के हालात थे कि हर व्यक्ति डरा हुआ था और ये मान रहा था कि कुछ दिन में ये लोग मर जाएंगे। खैर, डर हमें भी था, ऐसा नहीं कि डर नहीं था, डर हमारे दिलों में भी था। वो पीपी किट पहन करके चीज़ों को काम करना, तो 2-3 दिन जब हमने पीपी किट पहना तो हमको ये लगा कि शायद ये 2-4 दिन में ही हम मर जाएंगे पीपी किट के अंदर, क्योंकि इतनी गर्मी होती थी। तो ये सोचा गया कि बहुत सारे डॉक्टरों की भी मरने की खबरें आ रही हाँ, तो हालात ऐसे थे कि पीपी किट में इतना गर्म होता था, लगता था कि अभी मर जाएंगे। तो हमने पीपी किट उठा के छोड़ा, बोले नहीं, ऐसी देखेंगे, जो ज़िंदगी लिखी है तो जिएंगे, नहीं तो कम से कम शान से तो मरेंगे, क्योंकि लोगों का काम करने में यार। लेकिन एक यकीन भी था कि जब इस तरह के लोगों के काम में निकलेंगे तो ऊपर वाला हमारी हिफाजत करेगा। इस जज्बे से शुरू हुआ। शुरुआत में मुझे याद है कि हमारे अपने भी जो है हमसे भागते थे, लेकिन धीरे 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 करके लोगों ने देखा कि ये लोग ज़िंदा है, तो उसके बाद एक काफ़िला बनता गया और उस पीरियड में 200 मुस्लिम लड़के जो है वो चर्चगेट से लेके पालघर तक और सीएसटी से लेके कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, तलोजा तक हमारे साथ जुड़ गए, जो लगातार ये काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में हमने मुस्लिम बॉडीज़ का काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों में जब हम अस्पताल जाते थे तो कई बॉडीज़ का ढिगार लगा रहता था। तो हमने पता करने की कोशिश की कि आखिरकार क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि भाई, मुस्लिम बॉडीज़ तो आप ले जाते हो, लेकिन जो नॉन मुस्लिम बॉडीज़ है उसको कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है। तो फिर हमने डॉक्टर्स से, पुलिस से बातचीत की कि क्यों ना हम और हमारी टीम जो है इस तरह के काम को अंजाम दे। तो उन्होंने काफ़ी सम्मान से हमारे इस जो आइडियाज़ है उसको लेकर के माना और उन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन हमारी शर्त थी कि कोई पॉलिटिकल इस तरह का इशू ना हो जिससे कल हिंदू मुस्लिम वाला विवाद हो। तो उन्होंने हमको एश्योर किया कि आप निश्चिंत रहिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मामला हमारे मुल्क से, हमारे देश से जुड़ा हुआ है। इस तरह काम शुरू हुआ। शुरुआत में जो हमारे लिए चुनौती थी वो ये थी कि कब्रिस्तान और शमशान बहुत लिमिटेड थे, और जो हॉस्पिटल्स थे उसके लिए भी ये दायरा था कि आपने इतने ही किलोमीटर के अंदर इसे दफनाना है या तो इसे क्रीमेट करना है। तो चूंकि बॉडीज़ जो है वो उस टाइम पे लकड़ों पे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं ली जाती थी, सिर्फ गैस और इलेक्ट्रिक चैम्बर्स में ही ली जाती थी,
तो जहाँ 2-2 मशीन्स थी वहाँ दिन में एक चलती थी, रात को एक चलती थी। तो क्या होता था कि बॉडीज़ की संख्या बढ़ती जा रही थी। एम्बुलेंसेस जो अस्पताल से लेके निकलती थी उसे कई कई घंटे खड़े रहना पड़ता था। तो हमारे लिए चुनौती ये थी कि अगर हम बॉडीज़ लेने जाते थे तो बॉडीज़ हमको जल्दी मिलती नहीं थी, क्योंकि जब तक वो जो एम्बुलेंस सरकारी चलाने वाला था अगर वो बॉडीज़ अंदर उतार के डालेगा नहीं, जब तक वो आ नहीं सकता है। प्राइवेट एम्बुलेंसेस पूरी तरीके से बंद थी। तो कभी 16 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा इस तरह से जो बॉडीज़ होती थी वो हमको मिलती थी। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी एम्बुलेंसेस हम हायर करें। दोस्तों ने सोचा और एम्बुलेंसेस हायर करने के लिए काफ़ी लोगों से बातचीत की, लेकिन हर किसी ने मना कर दिया कि नहीं, कोविड के लिए हम अपनी एम्बुलेंसेस नहीं देंगे। अब सवाल ये हुआ कि एम्बुलेंसेस खड़ी कहाँ से की जाए। तो जो कुछ ऐसे दोस्तों को संपर्क किया गया जिसके पास हमको ये आइडिया था कि उनके पास एम्बुलेंसेस है लेकिन वो चला नहीं रहे, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो हमने उनसे कहा कि आपकी जगह भी खाली हो जाएगी और ये गाड़ी हमारे काम आ जाएगी। तो उनको लगा अच्छा, भंगार होने से अच्छा है कि कम से कम इनके काम आ जाए। तो उस वक्त जो ऐसे कई पुलिस के अधिकारी जो हमारे सर्कल में थे उनसे मदद मांगी गई, उनको सारी चीज़ें समझाई गई। तब उन्होंने कुरला से, चोर बाज़ार से, अलग अलग जगह से हमको पार्ट्स वगैरह दिलाने में मदद की। टोइंग करके हमने एम्बुलेंसेस टाउन तक मंगवाई या अलग अलग जगह जहाँ मैकेनिक थे उनको समझाया कि इस तरीके से हमने ये काम शुरू किया। तकरीबन 5 ऐसे एम्बुलेंसेस मुझे याद है कि हमने बनाई थी। कुछ अलग अलग जगह से हमको मिली थी, जैसे मिल्लत नगर से मिली थी, एक एम्बुलेंसेस हमको वर्ली से मिली थी, एक बैंड्रा बकर कसाई से मिली थी। इस तरीके से ये 8 एम्बुलेंसेस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों की सेवा के लिए रखी थी। शुरुआत में पेशेंट्स के लिए अलग थी, डेड बॉडीज़ के लिए अलग थी, ड्राइवर्स का जुगाड़ 24 घंटा एम्बुलेंसेस चल रही है तो शिफ्ट वाइज ड्राइवर का रखना। तो इस तरीके से ये शुरुआत में काम शुरू हुआ। फिर सिलेंडर्स की काफ़ी कमी नज़र आने लग गई थी कि सिलेंडर्स का बड़ा प्रॉब्लम है, तो किसी तरीके से सिलेंडर्स काफ़ी बड़े लेवल पे उतारे गए थे और वो भी अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो इस तरह ये काम शुरू हुआ था। और शुरुआत में मैं आपको बताऊं इस तरह के हालात थे कि हमने देखा है फैमिली जो है वो बॉडीज़ लेने को तैयार नहीं थी। मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने उस वक्त हमारी मदद की, जिसके अंदर एक पुलिस की बहुत बड़ी भारी संख्या थी, डॉक्टर्स की संख्या थी, हमारी टीम के कुछ ऐसे लोग थे जो धीरे धीरे करके बाहर आने लगे। तो ये इस तरीके से काफ़िला बनता गया। और उस वक्त वो काम जब हमने शुरू किया हिंदू मुस्लिम करके, आप यकीन करिए मुस्लिम का तो हमको आइडिया था, लेकिन हिंदूज़ बॉडीज़ के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमने कभी किया नहीं था। और जब हम शमशान लेके पहुंचे तो शमशान वाले भी डर गए। सारे दाढ़ी टोपी वालों को देखकर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मुस्लिम बॉडी यहाँ नहीं है, वो सर्कुलर चेंज हो गया है, आप कब्रस्तान ले जाइए। तो हमने भाई कब्रस्तान की बॉडी नहीं है, ऐसा ऐसा है, हिंदू बॉडी लेके आए, अब ये बताओ इसका अंतिम संस्कार करना कैसा होता है। तो हालात ऐसे थे कि कोई करीब तो आता नहीं था, तो दूर से वो हमको समझा रहे थे कि ये करना है, ये करना है। तो हमारी टीम ने उस तरीके से ये काम शुरू किया और कोविड काल के अंदर तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का अंतिम संस्कार हमारी टीम ने हर जगह कराया। काफ़ी लड़ाई की, काफ़ी भूख प्यास, काफ़ी तकलीफ़ें हमारी टीम ने देखी है। इस तरीके से ये काफ़िला बढ़ता गया, काम बढ़ता गया और धीरे धीरे करके पूरा कोविड फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव जो है, हमारी टीम ने ये पूरा काम किया। तो कभी उस दौरान, अभी चूँकि अब कोविड की बात चली है, तो उस दौरान कोई ऐसे लोग भी आते थे जिनके परिवार के लोग, मतलब होता है ना कि परिवार के लोग हैं लेकिन चलो अंतिम संस्कार में शरीक हो जाते हैं, भले इकबाल ममदानी या उनकी संस्था इसको ये कर रही है, या बिल्कुल पूरी तरह से लावारिस लाशें होती थी? मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग जो है वो फ़ोन पर बात करके ये बोलते थे पैसा आपको चाहिए ले लो, हम नहीं आएंगे। मतलब ये डर और ये भय उनका था जिसको लेकर के वो आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बेचारे आते थे, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि वो कहते थे कि नहीं नहीं आप कर लो, आपका बड़ा धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे। सोशल मीडिया के जो है हम उस वक्त हीरो थे। लेकिन जब किसी को ये पता लगता था कि ये टीम हमारी बिल्डिंग में किसी कोविड पेशेंट को लेने आई है या किसी बॉडीज़ को लेने आई है, तो ऐसा लगता था कि इनसे मनहूस कोई नहीं, इनको फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये आए हैं मतलब कोविड अब जो है हमारी सोसाइटी में फैल जाएगा। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का डर था। और अगर मैं फैमिलीज़ की बात करूं तो हमने चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमने अनगिनत फैमिलीज़ देखी है जिनके माँ बाप ने बच्चों की बॉडीज़ लेने से और देखने से मना कर दिया, बच्चों ने माँ बाप की बॉडीज़ के लिए मना कर दिया। ऐसे कई किस्से हैं। मतलब वो डर, वो खौफ लोगों में कि उनको लगता था कि बस देखने से ही शायद मर जाएंगे। तो अभी तक वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब तो वो
कोविड खत्म हो गया, उसके बाद भी लाशों को आप नहीं, पूरे कोविड सम्मान काल से जो था वो तो अल्लाह ने निकाल दिया। मैं ये कहूँगा कि वो ऐसा दौर कोई ना देखे। उसके बाद हमने जब मॉर्चरीज में हम जाते थे तो कई ऐसी बॉडीज़ हमने देखी थी, वहाँ हमने पता किया कि ये कौन सी बॉडी है जो पैक नहीं है, क्योंकि कोविड की जो बॉडी थी वो रैप की जाती थी पूरी तरीके से बैग्स में। तो उन्होंने कहा कि ये मुंबई पुलिस के पास जो अनक्लेम्ड अननोन बॉडीज़ होती है, वो लावारिस जिसे कहते हैं, ये बॉडीज़ पड़ी है जिसका ये अंतिम संस्कार कराते हैं। तो चूंकि हमने ये काम शुरू किया था और हमको ऐसा लगा कि नहीं, लोगों की मदद करनी चाहिए, इस तरीके से फिर हमने मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर से बात की। उस वक्त जो हमारे मित्र है सुनील सिंह, फिर आनंद मिश्रा और ये बसंत जी, ये सब लोगों ने फिर उसके अंदर थोड़ी सी मदद की। फिर हमने विश्वास नागरे पाटिल जी से बात की, उन्होंने एक लेटर दिया हमको कि आप मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के काम करिए, इस तरह का बहुत अच्छा काम है। तो उन्होंने जो लेटर दिया उसके अंदर जो है सारा काम जो है हमारी टीम करेगी, बॉडी जो क्लेम है वो मुंबई पुलिस करके हमारे साथ खड़े रहेगी, और उसका अंतिम संस्कार वो चाहे किसी भी रिलीजन का है, उस रिलीजन के धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से पूरा अंतिम संस्कार हमारी टीम कराती है। महीने की ये मान के चलिए कि 100 से 125 बॉडीज़ जो है हर महीने अभी भी हमारे पास लावारिस बॉडीज़ की शक्ल में आती है, जिसका अंतिम संस्कार हम पूरी तरीके से कराते हैं। अगर मुस्लिम है तो उसकी नमाज जनाजा से लेकर के तदफीन यानी कि दफनाने तक का काम किया जाता है, और हिंदू बॉडीज़ जो होती है उसकी अस्थि विसर्जन तक हमारे यहाँ लोग करवाते हैं। पिंडदान पूजा, अस्थि विसर्जन, ये सारा ही जो रीति रिवाज होता है उसके लिए भी हमारे पास कुछ हिंदू लड़कों की टीम है। इस तरह हमारे पास एक 12 लड़कों की टीम है 3 एम्बुलेंस के साथ में, जो लगातार पूरे महीने जो है इस तरह के जो अनक्लेम बॉडीज़ आती है उसका अंतिम संस्कार हम अपने ट्रस्ट द्वारा इन सभी लोगों के साथ मिलकर कराते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा समर्थन जो है हमको हॉस्पिटल्स का, शमशान का, मुंबई पुलिस का, उनके आला अधिकारियों का है, जिसके चलते सारे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो आप खुद पास्ट में पत्रकार रहे हैं, उसके बेनिफिट तो मिला होगा इन लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि देखिए परमिशन लेना, आला उच्च अधिकारियों तक पहुंचना, उनसे परमिशन लेना बड़ा कठिन कार्य है ये। देखिए ये हमारे लिए कठिनाई बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये जो काम था, एक तो जैसे आपने कहा पत्रकार रह चुके हैं, बिल्कुल पत्रकारिता के साथ में क्या है, क्राइम बीट ही थी तो ज़्यादातर पुलिस अधिकारी पहचानते थे। मैंने अभी कहा जैसे सुनील सिंह जी, आनंद मिश्रा, बसंत जी, ये सारे ही पत्रकार हैं। तो एक टीम बना करके जब वहाँ उनको पता लगा कि ये पत्रकार ही कर रहे हैं और ये उनसे ही जुड़े लोग हैं, तो वो आसानी से हमको एक्सेस भी मिला, और उनके लिए भी आसानी ये हुई कि ये काम एक बहुत बड़ा चुनौती भरा होता है जो कोई करना पसंद नहीं करता। मुंबई पुलिस के भी जो नए नए पुलिस ऑफिसर्स आते हैं उनके लिए भी एक चुनौती होती, तो क्यों ना ये मिल करके काम किया जाए जिससे आसानी हो। अब धीरे धीरे ये हो गया है कि पूरे मुंबई में अगर आप पुलिस स्टेशंस में जो कमिश्नर की हद है उसके अंदर आप पता करेंगे तो बहुत आसानी से बॉडीज़ जो है वो मुंबई पुलिस के जवान अस्पताल तक आते हैं, हमारी टीम के साथ मिलकर के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो सिर्फ मुंबई पुलिस का नहीं है, मुंबई पुलिस के बाद में जो मुंबई रेलवे कमिश्नर थे उस वक्त कैसर खालिद साहब, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी हमें लेटर दिया। तो मुंबई और पुलिस कमिश्नर और मुंबई रेलवे पुलिस कमिश्नर की जो हद है उसमें से जो जितनी बॉडीज़ है वो हमारे पास हर महीने आती है, और पूरे सम्मान और रीति रिवाज के साथ हम उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। अभी हमारे साथ तो ये होने लगा है कि कई पुलिस के अधिकारी जिनके पास ऐसे भी लोग पहुंचते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके रिलेटिव्स मिले होते हैं, तो पुलिस वो भी कहती है कि भाई हम अपने जेब से इनको पैसे दे रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है, तो एम्बुलेंस और ये सारी चीज़ें पुलिस करवा देंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। तो इस तरह भी बॉडीज़ हमारे पास आना शुरू हो गई है, जिसको लेकर के पुलिस का समर्थन हमको मिलता जा रहा है। पुलिस के अंदर और आसानी होती जा रही है पूरे काम के अंदर हम सारे लोगों को मिलने के लिए। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लावारिस जिस तरीके से एक शब्द है, कई बार उनकी फैमिली मिल जाती है लेकिन वो क्लेम करने से मना करती है, तो हम और पुलिस वाले बात करते हैं कि यार हमारे से बड़ा परिवार किसका है। मुंबई पुलिस के पास हज़ारों जवान, तो हज़ारों परिवार के लोग जिसके अंतिम संस्कार में रहे और उनका साथ रहे, तो उससे बड़ा परिवार किसका हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार हमारी टीम और मुंबई पुलिस ये मिल कर के काम करती जा रही है, जिसके चलते ये अंतिम संस्कार आसान होता जा रहा है। अभी जैसे अस्थि विसर्जन ये अलग अलग जगहों पे किया जाता है, पिंडदान भी जहाँ तक मैं जानता हूँ गया में जाके बिहार में किया जाता है, ये किस तरह मैनेज करते हैं आप?
किस तरह अस्थियों को भेजते हैं या पिंडदान करने नहीं, के लिए? देखिए मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास टोटल 12 लड़कों की टीम है। जी। उस 12 लड़कों के अंदर मुस्लिम लड़के भी है, हिंदू लड़की भी है। चूँकि मुस्लिम बॉडीज़ होती है तो हमारे लिए हम आसानी से वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से क्या होता है, जब हम बॉडीज़ ले आते हैं तो शमशान तक लाना वो हमारा काम है। जो मुस्लिम लड़के हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे पास हिंदू लड़के हमारी टीम में मौजूद है, जो कदम से कदम मिलाकर हर जगह खड़े रहते हैं, तो अग्नि देना, वहाँ पूजा करना, उसके बाद जब बॉडी पूरी तरीके से जल जाए तो उसमें से जो राख वगैरह मटकी में जमा करना, वो सारा उनका काम है। उसके बाद वो जमा करते हैं। हमारे पास 15 दिन 20 दिन में जैसे बॉडीज़ जमा होती है, उसके बाद पंडित जी को बिठा करके हमारे पास लड़के जो है वो है और पंडित जी है, उनको मिला करके जिस तरीके से वो बताते हैं, हमारी पूरी टीम जो है वो पूरे पिंडदान का प्रोसेस जैसे जैसे पंडित जी बताते हैं वैसे वो पूरा हमारी टीम करती है। उसके बाद मुंबई के अंदर बाल गंगा जहाँ जहाँ हमको आसानी होती वहाँ ये इसको विसर्जित भी किया जाता है। क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से यूपी तक जाए बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें करें, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो मुंबई के अंदर समुंदर इलाका है, जी। बाल गंगा है। इस तरह हम इस पूरी अस्थि को विसर्जित करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम सब विसर्जन करने के बाद में या दफनाने के बाद में भी फैमिली मिली है जिन्होंने अपने लोगों को पहचाना, लेकिन उन्होंने हमारा ये शुक्र अदा किया कि ठीक है, आप लोगों ने जो किया ये बहुत अच्छा है कि धार्मिक रीति रिवाज से सारी चीज़ें हो गई। तो कई बार इस तरह भी फैमिलीज़ मिली है हमको। किसी भी काम के लिए आप जाइए तो उसमें फंडिंग की तो ज़रूरत होती ही है, पैसे खर्च होते हैं। आपकी जो संस्था है ये किस तरह मैनेज करती है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल से पहले मैं और एक चीज़ बता दूं, ये बॉडीज़ के काम के अलावा मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में जो लेबर क्लास, जो मजदूर तबका पूरे मुंबई के अंदर काम के लिए आता है, चूँकि मुंबई फाइनेंशियल हब है, तो पूरे देश भर से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। क्या होता है कि किसी की पगार 12,000 से लेके 18-20 हज़ार के अंदर ही होती है, और मुंबई काफ़ी महंगा शहर है। यहाँ रहना खाना, अगर आदमी एक वक्त भी खाना खाए बहुत कम पैसे में, तब भी 100 रुपया एक दिन का लगता है। और ये जो बेचारे दूर दराज इलाकों से आते हैं तो उनके लिए चुनौती ये होती है कि कितना खाया जाए, रहने के लिए कितना पैसा दिया जाए, लाइट का, फिर उनका इंसान है तो जाहिर सी बात है पर्सनल कुछ खर्चे निकलते हैं, न करे तब भी महीने का 1500 रुपया तो आप मान के चले कि मुंबई जैसी शहर के अंदर अगर आदमी कुछ ना करे तब भी 50 रुपया नॉर्मल चीज़। तो घर बेचने के लिए क्या होता है, जब पैसे उनको भेजने होते तो वो कोशिश करते कि दिन में सिर्फ एक बार खाना खाए। सुबह होती है तो वो या तो चाय बिस्किट खा लेंगे या तो एक आधा ब्रेड लेंगे, उसमें जो बनाना होता है केला हमारा वो डाल करके पूरा दिन गुटखा खाते रहेंगे ताकि पैसा बचाया जा सके, फैमिली को भेजा जा सके। तो ये जब सारी चीज़ें हमारी सामने आई तो हमारी टीम ने ये सोचा क्यों ना हम खाने का भी काम शुरू करें। तो वेजिटेरियन पुलाव, बिरयानी, इस तरह की हमारी 15-15 दिनों की अलग अलग डिश होती है 2 टाइम। दिन में 200 पैकेट्स और रात को 200 पैकेट्स जो है वो हम उन लेबर क्लास के लिए भी देते हैं। अगर आप अभी आके देखोगे तो वो इतना फेमस हो चुका है कि खाना आने से 15 मिनट पहले लोग इंतज़ार में खड़े होते हैं। अच्छा। और अभी ये जो 200 पैकेट्स हैं हमको ये भी कम पड़ने लगे हैं, तो हम आने वाले दिनों के अंदर इसको बढ़ाने की सोच भी रखते हैं। आपने कहा फंडिंग की बात, तो अब तक तो क्या था कि सारे दोस्त मिल कर के जितना जिनसे होता है वो करते थे, कुछ और लोगों से भी मदद मांगी जा सकती थी, जितना हो सकता है कि भाई कुछ ना कुछ कर दो, आपने 1000 दे दिया, किसी ने 2000 दिया, ऐसा करते 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 कुछ पैसे जमा करते हैं खाने के लिए। किसी ने बोल दिया कि ठीक है 4 दिन मेरा, 2 दिन है, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें चल रही। अभी हमारी टीम जो है वो लगातार CSR फंडिंग के लिए भी कोशिश कर रही है, क्राउड फंडिंग के लिए भी कोशिश कर रही है। हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके जिस तरीके से काम बढ़ रहा है वैसे खर्च बढ़ रहे हैं, हमारे लिए चुनौतियाँ बढ़ रही है। और पैसा जो फाइनेंशियल कैपेसिटी की अगर बात करें तो फ़िलहाल ट्रस्ट के पास इतना बड़ा कुछ है नहीं जिसको लेकर के हम ये माने। हमारी लोगों से भी गुजारिश है कि ये बहुत अच्छा काम है, इस काम में जुड़े, क्योंकि ये जो डेड बॉडीज़ है ये मत मानिए कि ये लावारिस है। आप ये मानिए कि कई ऐसे परिवार इनमें हैं जिनका सदस्य मिल भी जाता है लेकिन उनके पास ना टिकट के पैसे होते हैं ना आने के पैसे होते हैं, तो इसलिए वो नहीं आते। अब तक हमारी टीम ने 6000 से ज़्यादा बॉडीज़ का अंतिम संस्कार कराया है। तो हमारे लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही है कि फाइनेंशियल धीरे धीरे सभी के लिए हालात ख़राब हो रहे हैं।
तो अगर लोगों का समर्थन आ जाए, CSR फंडिंग आ जाए, तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में इससे बेटर और इससे अच्छा काम हमारी टीम कर सके। बिल्कुल। किस तरह से होता है ना, जब बॉडीज़ को देखते हैं, अनक्लेम्ड है, लावारिस पड़ी है, कहते हैं लावारिस लाश है, जब उनकी शक्ल को देखते हैं, होता है मैं जज्बाती हो रहा हूँ आपसे बात करते हूँ, वो जो इमोशंस होते हैं उसको किस तरह आप एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, ये ये आपकी टीम हमारी टीम अब काम करते करते जो है, कई बार उनको चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो बॉडीज़ आती है वो बहुत जल्दी भी आती है, तो 1 महीने बाद आती है बॉडी। उसकी वजह है कि पुलिस लगातार कोशिश करती है कि कहीं से फैमिली का पता लग जाए। मॉर्चरीज़ के अंदर जो बॉडी पड़ी हो, कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है कि आप कितनी भी सेफ्टी मेजर्स ले, लेकिन बॉडी जो है वो सड़ती गलती है। कई बार ये होता है कि मॉर्चरी में AC प्लांट में कोई मिस्टेक आ गई, कोई कुछ हो गया, या उम्मीद लगती है कि भाई 3 महीने में 4 महीने में कोई सुराग मिल रहा है, तो पुलिस उन चीज़ों को लेकर के कोशिश करती है। तो जब बॉडीज़ जो हम बाहर निकालते हैं वो काफ़ी बदबूदार और उसमें काफ़ी बदबू होती है। कई बार ऐसा होता है कि बॉडीज़ में कीड़े भी पड़ जाते हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के ये हमारी टीम के लिए चुनौती ज़रूर होती है, लेकिन उससे बेटर चीज़ ये है कि हमारी टीम ने हमेशा ये जो काम किया है वो ये समझ के किया है कि ये हमारे परिवार का एक सदस्य है। तो क्या होता है कि जब आप ये मानते हो ना कि आपके परिवार का सदस्य है, तो वो आपको ना बदबू परेशान करती है, ना वो कीड़े परेशान करती है। बस ये एक जज्बा होता है, एक जोश होता है किसी तरीके से कि बस इसका अंतिम संस्कार हमने पूरे सम्मान के साथ करना है। तो आप अगर देखोगे ना, तो हमारी टीम पूरे सम्मान के साथ इस अंतिम संस्कार को करती है। लगातार ये प्रयास करती है कि इसका अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाज के हिसाब से जल्द हो। तो हमारी टीम जहां अस्पताल से भी लड़ाई करती रहती है, कई बार पुलिस को भी प्रेशर करती है कि सर अगर नहीं है तो प्लीज़ हमको बॉडीज़ दीजिए। अस्पताल के लोगों के साथ भी हमारा होता है कि प्लीज़ आप निकालिए। तो इस तरह इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी टीम पूरे दिन काम करती रहती है। एक फिल्म भी आई थी अभी कुछ महीनों पहले, जिसमें कुछ इसी तरह का लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार को लेकर थी। जी, वो फिल्म देखिए ऐसा है कि ओमकार कपूर जी ने उस पर लीड रोल में काम किया था। वो स्टोरी इस तरीके से फिल्माई गई थी, जो जिस तरीके से हम काम करते हैं, कि हमने देखा कि कई ऐसे बुज़ुर्ग जो जीवन भर की कमाई को लेकर अपने बच्चों को बड़ा बनाने में, बिज़नेस के अंदर या विदेशों में भेजने के लिए अपनी पूरी संपत्ति लगा देती है। कई बार ये होता है वो एजुकेशन लोन के नाम पर या हाउसिंग लोन के नाम पर पैसे निकालते हैं बच्चों को बाहर भेजने के लिए, और बच्चा बाहर चला जाता है, बड़ा बन जाता है, वहाँ जाके शादी कर लेता है, फैमिली बसा लेता है और माँ बाप को भूल जाता है। चूँकि इन्होंने लोन ली है तो उनको तो चुकाना है, अगर नहीं चुकाना है तो वो घर वगैरह सील होता है। तो जब घर सील होता है तो जाहिर सी बात है इनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बच्चा अपनी दुनिया में लगा हुआ है। तो माँ बाप जो है वो शेल्टर होम्स में या इस तरह की मजबूरी की ज़िंदगी जीने में मजबूर होता है। बच्चा वहाँ अपनी फैमिली को वक्त देने में, बड़ा बनने में वो सारी चीज़ें करता है। तो उन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख के वो फिल्म बनाई गई थी। कि नाम क्या था उस फिल्म का? उस फिल्म का नाम था ला वास्ते। ला वास्ते। तो उसके अंदर लगातार मैं आपको बताऊं कि पुलिस जो है यहाँ से बच्चों को कांटेक्ट करती है कि भाई आपकी माता या पिता जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो बच्चा बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ दिन में आता हूँ, अभी आता हूँ, 4 दिन बाद आता हूँ। वो इस तरीके से 15-20 दिन के बाद उसका कहना ये होता है कि पुलिस को कि सर मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल रही है या मेरी कोई मजबूरी है, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप अंतिम संस्कार कर दीजिए। उस सूरत में वो बॉडी जो है वो हमारे पास आती है और हमारी टीम जो है उसका अंतिम संस्कार कराती है। वो सारी चीज़ों को देख करके वो फिल्माई गई थी और वाकई में बहुत अच्छी फिल्म थी। वो अलग बात है कि जितना एक्सपेक्टेशन उस बिज़नेस का था वो नहीं कर पाई, लेकिन वो फिल्म और जो सब्जेक्ट उसका था वो वाकई में बहुत अच्छा था कि किस तरीके से माता पिता को, परिवार को बच्चे यहाँ से चले जाने के बाद भूल जाते हैं। माँ बाप ने जीवन में जो किया होता है सारी ही चीज़ें उनके लिए लगा देते हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं उससे प्रेरित कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उसी को लेकर के वो फिल्म बनाई गई थी, उसी स्टोरी पे जो हमारे पास बॉडी आती है। तो इन सारी ही चीज़ों को लेकर के अलग अलग किस्से हमारे पास आते हैं इस तरह के। कई बार शेल्टर होम से, कई बार अलग अलग जगह से, पुलिस से पास से बॉडी आती है, शेल्टर होम से आती है। तो हम भी इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं हमारी आंखें नम हो जाती है कि हमारे पास शब्द नहीं रहते हैं। कई बार अभी कुछ दिन पहले एक बॉडी आई थी जिसके अंदर पता लगा कि एक का पति था, एक का बच्चा था
अलग अलग मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जिस दोनों ने बॉडीज़ में क्लेम करने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम मेरे साथ में ये नहीं रहते थे, इसने मेरे को इतने टाइम पहले छोड़ दिया था, इसलिए वो बॉडी क्लेम करने को तैयार नहीं है। वारिस होते हुए वो लावारिस में चला गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी दुखद, और पता नहीं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। लेकिन ठीक है, हमारी टीम ये मानती है कि वो एक हमारे परिवार का हिस्सा था, इसलिए उसका पूरा सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है, और हमारी टीम ये आगे करती रहेगी। देश में जिस तरह के का माहौल है इन दिनों, राजनीति ख़ास तौर से हिंदू और मुसलमान की, उस दौर में आपने इस काम को शुरू किया जहाँ पे बिना किसी धर्म को देखे हुए, बिना किसी जात को देखे हुए अंतिम संस्कार करते हैं। समाज से किस तरह का रिस्पांस मिलता है? क्योंकि हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो इस देश में रेगुलर चल रहा है उस दौर में। देखिए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास देखो तो 85 to 88% हिंदू बॉडीज़ ही आती है, रेशियो वाइज अगर हम गिने। उतना ही रेशियो आबादी का, ठीक है, आबादी का भी वही रेशियो है। तो हमने, या हमारी टीम ने, मैंने बताया ना कि हमारे पास टीम में हिंदू लड़के भी मौजूद हैं, मुस्लिम लड़के भी मौजूद हैं, ना इनमें कभी भेदभाव है। और रही दुनिया की बात, जिसके पास जो होगा वही तो वो देगा ना। जिनके पास समझदारी है, इंसानियत पसंद इंसान है, तो उसके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। और जो मूर्ख किस्म के लोग हैं, जिनको पता ही नहीं कि देश को जोड़ना कैसा है, तो उनके कमेंट से हम कभी नाराज़ नहीं होते। मतलब जिसके पास जो होगा, आपकी जेब में पैसा होगा आप पैसा दोगे, आपकी जेब में कुछ अन्न होगा आप अन्न दोगे, आपकी जितनी सलाहियत, जो तालीम होगी आपकी, वो दोगे। देखिए, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स जिसको करनी है वो करते रहे। ना हमने नेता बनना है, ना हमें अभिनेता बनना है। हमारा ये मानना है कि ये जो चले गए वो हमारे अपने शहर के, अपने देश के हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सम्माननीय है जितने गए वो। रही राजनेताओं की बात, पॉलिटिक्स की बात, तो सर वो हमारा ना सब्जेक्ट है, ना हम उसमें जाना चाहते हैं, ना वो हमारे में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपना काम करे। अगर उनको लगता है कि कंपटीशन में आके उनको ये काम करना चाहिए, तो उनका स्वागत है, हम साथ मिलकर करेंगे, उनके अंडर में काम करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो आएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि देश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। इनको देख कर के लोग जुड़ेंगे हमारे को। मैं तो चाहता हूँ कि ये ऐसा काम है जिसके अंदर जो सेलिब्रिटीज़ है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, या अलग अलग क्षेत्र के जो सेलिब्रिटीज़ है, उनको भी इस तरह चीज़ों को लेकर के आगे आना चाहिए। इस काम के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए, इसमें समर्थन देना चाहिए। क्योंकि जब तक वो आगे नहीं आएंगे ना, ये काम इतना आसान नहीं होगा, ये काम चुनौती भरा रहेगा। लेकिन अगर वो आ जाएंगे तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में आपको ये पता लगेगा कि हमारी तरह ऐसे कई लोग अलग अलग शहरों में लोगों की मतलब खिदमत करने के लिए बाहर आ चुके हैं, और वो लोगों की मदद कर रहे हैं। जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ को लोग फॉलो करते हैं, अगर उन्होंने इस अच्छे काम को पसंद करके बताना शुरू किया, आपको पता लगेगा कई ऐसे लोग अलग अलग संस्था के ज़रिए काम करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल। तो आगे आपका होता ना, आगे और क्या करना है? क्योंकि देखिए, लावारिस लाशों को पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार ये हो रहा है। साथ में अपने गरीबों के लिए, जो दूर दराज के लोग हैं यहाँ पर, उनके खाने का भी बंदोबस्त अब आपकी संस्था ने शुरू कर दिया है। आगे और किस तरह से देखिए, हमारा समाज की सेवा से जुड़ा हमारे रहेगा? पास बहुत सी चीज़ें हैं। एजुकेशन से रिलेटेड भी हम, जो हमसे बन पड़ता है, हम काफ़ी बच्चों की फ़ीस वगैरह का करते हैं। अभी हमारा ये मानना है कि इस शहर के अंदर ऐसे बहुत काम है करने के लायक। एजुकेशन से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड है, ये खाने से रिलेटेड, ऐसे कई जगह है कि जहाँ हमारे लोग आज भी भूखे सोते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मुंबई के अंदर हम रोज़ अगर 20,000 पैकेट भी दे तो कम पड़ जाएंगे। एक सपना है कि कोई भूखा न सोए। एक हमारा एक मेगा किचन हो जिससे खाना बनता रहे और लोगों को पहुंचता रहे। दूसरा, एजुकेशन से रिलेटेड हमने देखा कि कई ऐसे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन माँ बाप के पास पैसे नहीं है, और बहुत होनहार बच्चे हैं। अगर उसके पीछे काउंसलिंग करके थोड़ा समझाया जाए तो मुझे लगता है कि ये शहर का और देश का मुकद्दर बदल सकते हैं। तो हमारी चाहत ये भी है कि ऐसे बच्चों को हम पढ़ाएं, उनकी फ़ीस पूरी करें, उनके लिए क्लासेस, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उस तरह की क्लासेस हम चालू करें। तो सपने बहुत हैं,
अब पूरा ऊपर वाला करेगा, लोगों का समर्थन रहा तो आगे बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए, यहाँ करने के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है जिस सपने को लेकर आपने शुरू किया था, एक नेक काम, वो और कई काम बढ़ते जा रहे हैं, कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। उम्मीद है कि आपका जो सपना है या आपकी जो कोशिश है समाज की सेवा के लिए, वो आगे इसी तरह से जारी रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।